हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको हिस्ट्री आईआरसी सेमेस्टर 2 सेशन 2022-26 का विद्या गेस प्रोवाइड करने वाला हूं। आप यहां पर देख सकते हैं इतिहास यानी हिस्ट्री आईआरसी 2 का ये पेपर है और ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लिए सेमेस्टर 2 के छात्र छात्राओं के लिए है। सेशन 2022-26 FIUGP के लिए। और इस सेशंस में हम सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले हैं, जबकि आने वाले सेशंस में हम इसके आंसर्स भी देखेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा सेमेस्टर 2 IRC का सिलेबस है, जिसमें से आपको काफ़ी कुछ पढ़ना है। यदि आपको सिलेबस नहीं पता तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं सिलेबस के लिए एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा। और यहाँ पर मैं कुछ सिलेबस डिस्कस कर देता हूँ, जिससे सोशल डेवलपमेंट ऑफ वर्ण सिस्टम है, आश्रम सिस्टम है, राइज ऑफ मगध, हर्षवर्धन के बारे में आपको पढ़ना, चोलाज एंड पल्लवाज इन साउथ इंडिया, यही सारे सिलेबस है दोस्तों। यदि आपको सिलेबस नहीं पता तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं, प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों का परीक्षण करें। एग्जामाइन द लिटरेरी सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। ये हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों। आइए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्राचीन भारत के इतिहास के पुरातत्व स्रोतों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। आप इस क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें, इन क्वेश्चंस को, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि अधिकतर क्वेश्चंस आपके यहीं से बनेंगे। तो आप इन्हें नोट डाउन या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था का वर्णन करें। डिस्क्राइब द वर्ण सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया। यानी प्राचीन भारत में किस प्रकार लोगों को वर्णों में, अलग अलग वर्णों में बांटा गया था, उसी के बारे में हमें डिस्कस करना है दोस्तों, और उसको विस्तार से लिखना है। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आश्रम व्यवस्था पर एक निबंध लिखें। तो आश्रम व्यवस्था बेसिकली दोस्तों, पहले भारत में किसी प्रकार का कोई स्कूल नहीं हुआ करता था। सभी लोग जो विद्यार्थी हुआ करते थे वो आश्रम जाते थे शिक्षा लेने के लिए। तो आश्रम व्यवस्था के बारे में ही हमें लिखना है। और आश्रम व्यवस्था में गुरु होते थे और उनमें सभी प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट एन एसे ऑन आश्रम सिस्टम। तो ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, तो आप इसे ज़रूर पढ़ लें। अगला हमारा क्वेश्चन है, पुरुषार्थ एवं संस्कार पर प्रकाश डालें। थ्रो लाइट ऑन पुरुषार्थ एंड संस्कार। यानी हिंदू शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ क्या है और संस्कार क्या है, इन दोनों के बीच हमें प्रकाश डालना है, यानी इसका हमें वर्णन करना है। तो चाहिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एक साम्राज्य के रूप में मगध के उत्थान के वर्णन करें। एक साम्राज्य के रूप में मगध के उत्थान के वर्णन करें। यानी डिस्कस द राइज ऑफ मगध एज एन एम्पायर। तो मगध कैसे एक साम्राज्य के रूप में उसका विकास हुआ, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है दोस्तों। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप इसे ज़रूर पढ़ लें। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का वर्णन करें। डिस्कस द अचीवमेंट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। जिनका हिस्ट्री था सेमेस्टर 1 में, उनका
ये क्वेश्चंस पिछले साल दी गई थी, यानी सेमेस्टर 1 के छात्रों में जिन्होंने IRC हिस्ट्री चूज़ किया था उन्हें भी यह प्रश्न पढ़ना पड़ा था। तो ये क्वेश्चन से इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये सेमेस्टर 1 में भी था और आपको सेमेस्टर 2 में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का वर्णन कर, तो आप इसे पढ़ कर जाएँ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षा करें। एनालाइज द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पतन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मौर्य साम्राज्य का पतन बोल रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। सेमेस्टर फर्स्ट में इसी क्वेश्चंस को पतन के रूप में मुगल साम्राज्य का पूछा था, तो आप यहाँ पर मौर्य साम्राज्य का दिया है, तो हो सकता है कि इस बार मौर्य साम्राज्य का पूछ जाए, तो आप इसे पढ़ लें ज़रूर। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अशोक के धम्म की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। धर्म प्रचार के लिए उसने किन तरीकों को अपनाया। तो दोस्तों मैं आपको कह देना चाहता हूँ, अभी तक मैंने जितने भी प्रश्न बताए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये है, क्योंकि आप चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देख ले, चाहे आप ग्रेजुएशंस के एग्ज़ाम देख ले, अशोक की धम्म नीति सब जगह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। यानी ये एग्ज़ामिनर का फेवरेट क्वेश्चंस है, आप कह सकते हैं ऐसा। तो आप इसे ज़रूर पढ़ लें, और इन क्वेश्चंस को मैं खुद करवाने वाला हूँ, तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल पर जुड़ जाएँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन क्वेश्चन को हम इंग्लिश में देखते हैं कि एक्सप्लेन अशोका कॉन्सेप्ट ऑफ धम्म, व्हाट मेजर डिड ही अडॉप्ट, प्रोग्रेट इट। तो हमारे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों हम। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों का वर्णन करें। डिस्कस द अचीवमेंट ऑफ पुष्यमित्र शुंग। यानी पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में किन किन महत्वपूर्ण उपलब्धियों को हासिल किया, उसके बारे में हमें वर्णन करना है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कनिष्क की उपलब्धियों का वर्णन करें। डिस्कस द अचीवमेंट ऑफ कनिष्क। तो ये हमारा अगला प्रश्न था दोस्तों। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सातवाहन कालीन सभ्यता एवं संस्कृति का वर्णन करें। तो ये भी आपका पूछा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि आपके सेमेस्टर फर्स्ट में जो था वो हड़प्पा सिविलाइजेशन था, यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें पढ़ना था। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है सातवाहन कालीन सभ्यता। तो सभ्यता से रिलेटेड सेमेस्टर फर्स्ट में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हो सकता है कि सेमेस्टर 2 में भी सभ्यता से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछते, यानी सातवाहन कालीन सभ्यता पूछते। तो आप इसे पढ़ लें दोस्तों ज़रूर। चलिए चलते आ रहे हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन करें। डिस्कस द अचीवमेंट ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड। यानी दोस्तों मैंने इससे पिछले वाले क्वेश्चंस में हमने चंद्रगुप्त मौर्य के उपलब्धियों का वर्णन किया था, और यहाँ पर है चंद्रगुप्त द्वितीय। इन दोनों में अंतर है दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं वो गुप्ता डायनेस्टी के हैं, यानी गुप्ता काल के रूरल है, यानी शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है दोस्तों, तो आप इन दोनों में कंफ्यूज ना हो कि चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त द्वितीय दोनों अलग अलग शख्सियत हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विजेता के रूप में समुद्रगुप्त का मूल्यांकन कीजिए, अथवा समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन करें। एक ही प्रश्न दो तरह से दिए गए दोस्तों, तो दोनों का आंसर सेम ही होगा, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसको हम इंग्लिश में देखते हैं कि फॉर्म एन एस्टिमेट ऑफ समुद्रगुप्त एज एन कॉन्क्यूर, डिस्क्राइब द कॉन्क्यूस्ट ऑफ समुद्रगुप्त। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है दोस्तों, तो आप इसे ज़रूर पढ़ लें। हालांकि इस पेपर में हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से भी मैं आपको कुछ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, तो पहले आप इन क्वेश्चंस को कर लें। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, वर्णन करें। वाई गुप्ता पीरियड इज कॉल्ड द गोल्डन एज, डिस्कस। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा, तो आप इसे ज़रूर पढ़ लें। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
हर्षवर्धन की विजयों की विवेचना करें। यानी डिस्कस द कॉन्क्यूस्ट ऑफ हर्षवर्धन, यानी हर्षवर्धन ने किन किन युद्धों में विजय हासिल की थी उसके बारे में हमें इसका विवेचना करना है या वर्णन करना है। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पालों, गुर्जर, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूटों के मध्य त्रिकोणात्मक संघर्ष पर प्रकाश डालें। थ्रो लाइट ऑन द ट्रिपलाइट स्ट्रगल अमॉन्ग द पलाश, गुजरा, पृथ्वीराज एंड राष्ट्रकूटास। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें। डिस्कस द कल्चरल अचीवमेंट ऑफ द पल्लवास। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि चोलों का प्रशासनिक व्यवस्था का विवरण करें। यानी चोला अम्पायर जो साउथ रीजन में या इंडिया के साउथ रीजन में पड़ता है, ये काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली अम्पायर था दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, महमूद के आक्रमणों के कारणों और उनके प्रभावों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। क्रिटिकली एक्समाइन द कॉज एंड रिजल्ट ऑफ महमूद इन्वेशन। यानी जो महमूद था उसके आक्रमण के क्या कारण थे और आक्रमण के बाद उनके क्या प्रभाव रहे, उनको आलोचनात्मक तरीके से व्याख्या करना है आपको। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मुहम्मद गौरी का आक्रमण के कारण, प्रकृति एवं परिणामों का वर्णन करें। तो यहाँ में मुहम्मद गौरी का आक्रमण के कारण क्या थे, उसकी प्रकृति के परिणाम क्या निकले, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा विद्या गेज पेपर समाप्त होता है। तो यदि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। और यदि चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल द सक्षम अकेडमी पर जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक अपना ध्यान रखें।